हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। उसके उस एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उसी का अगला भाग है ये। तो आज की जो सीरीज है उसमें जो है हम हिंदी का लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और देखिएगा, आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना ये देनी थी कि आप लोग के लिए सीरीज चलाई जा रही है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 दिन लगभग बचे हुए हैं, 10-12 दिन। तो आप लोग क्या करिए कि एक बार वीडियोस को अच्छे से देखिए, ताकि क्या हो, आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो समझ में आ जाए। और हमारे सीरीज में एक खासियत ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस व्याख्या करके अच्छे से समझाए जाते हैं। ठीक है। मैथ्स अगर आपको कमजोर है, इंग्लिश है, तो आप क्लासेस जरूर करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि हिंदी जो होता है आपका टोटल 25 मार्क्स का होता है, और आपको इसको पास करने के लिए 12 नंबर की आवश्यकता होती है। अगर 12 से कम 11 भी आया तो आपका बैग लग जाएगा। तो जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है वो टोटल 2 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। आपकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति जो है वह क्यों इतना उपयोगी है, उसकी उपयोगिता बताना है। ठीक है। तो आपको पता है कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है, जो हम अपनी बातों को क्या करते हैं, अपने बात को, विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वो भी बोलकर, उसी को क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता है, क्या है, वक्ता द्वारा श्रोता या श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाना या संप्रेषित करना। मतलब मौखिक अभिव्यक्ति क्यों उपयोगी है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि वक्ता जो है या हम जो है अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, श्रोता या श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर रहे हैं, यानी भेज रहे हैं। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ किसकी किसके मतलब कारण से पढ़ा रही हूँ, ये भी तो क्या है, एक मौखिक अभिव्यक्ति है ना। मैं आपको कंटेंट को कैसे प्रोवाइड कर रही हूँ, बोल के मौखिक रूप से आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती तो फिर हम कैसे एक दूसरे से क्या कर पाते, न टॉक कर पाते, न कन्वर्सेशन कर पाते, न हम आपको इस तरीके से पढ़ा पाते। इसलिए जो है मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है कि क्योंकि वक्ता जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा श्रोता या श्रोताओं तक क्या करता है, अपना संदेश और सूचना प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। ठीक है, ये है आपका मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काल किसे कहते हैं और काल के भेद लिखिए। ठीक है, ये कह रहा है कि काल किसे कहते हैं और काल के भेद लिखिए। तो काल किसे कहते हैं, काल मतलब टाइम होता है, समय की क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होती है, जैसे काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। ठीक, जैसे समझ लीजिए कि राम खाता है ना। तो खाना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से हमको समझ में आ रहा है कि क्या है, राम खाता है, यानी यह वर्तमान काल की बात हो रही है। ठीक, राम खाएगा, है ना, खाएगा। तो खाएगा क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से मालूम चल रहा है खाएगा, यानी वो क्या है, भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, राम खाना खाया था, खाया था, यानी क्या है आपका, खाया मतलब वह खा चुका है, खाया था, तो वो क्या हो गया, आपका भूतकाल हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल का अर्थ क्या होता है, आपका समय होता है। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है आपका भविष्य काल। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है 2022 का है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। तो पत्र लेखन की क्या विशेषताएं हैं? पहला विशेषता देखते हैं, पत्र की साधारणतः भाषा शैली सरल व बोलचाल की होनी चाहिए। ठीक है, इसकी विशेषता है। दूसरा है, पत्रों में विचार सुस्पष्ट तथा सुलझे हुए होने चाहिए। अगला है, पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वह अवश्य लिखा जाए। ठीक है, अगला है, पत्र संक्षिप्त में होना चाहिए, अर्थात पत्र अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? पत्र लेखन की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? कविता शिक्षण के उद्देश्य पूछ रहा है। जो बच्चे इंग्लिश की सीरीज किए हुए हैं और इंग्लिश का जो मैंने आपको हर ईयर का पेपर सॉल्व कराया है उसमें भी आपको दिया गया है जो है पोएट्री टीचिंग का एम, तो सेम वही चीज है, वहां पे इंग्लिश में है और यहाँ पे ये हिंदी में है। तो देखते हैं कविता शिक्षण के लिए क्या ध्यान देने योग्य बातें बताइए। मतलब ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चंस बन के आ सकता है, तो उसका आंसर सेम होगा। तो देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है। पहला उद्देश्य है भावों के अनुसार वाचन करना। तो कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है आपका? भावों के अनुसार वाचन करना। ठीक, दूसरा है आपका मानक उच्चारण का प्रयोग करना। ठीक है, क्या है? मानक उच्चारण का प्रयोग करना। ठीक है, अगला है आपका थर्ड पॉइंट देखिएगा, छात्रों में कविता के कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में सुनाने की दक्षता का विकास करना। ठीक है, अगला है आपका उद्देश्य गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं विकसित करना। ठीक है, अगला है आपका छात्रों में कविता को नाटकीयता के साथ सुनाने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, अगला है आपका कविता को व्यक्तिगत एवं समूह के साथ हाव भाव आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता का विकास करना। ठीक, अगला है देखिएगा दूसरे लोगों के समक्ष कविता सुनाने की योग्यता विकसित करना। अगला है छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करना। ये था आपका जो है कविता शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन्हीं चार विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर है ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर सेम क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, किन्हीं चार विराम चिन्हों का उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। अब हम देख लेते हैं। देखिए सेम यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 2020 में, हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है मैं आपको विराम पढ़ा देती हूँ, कितने तरह के होते हैं, कैसे किनका यूज होता है, वो आप यहाँ पे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए विराम, विराम का आशय, विराम का आशय क्या होता है? विराम का आशय है रुकना या ठहरना। विराम का क्या मतलब होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो वहां पे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, यदि बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। यदि क्या होता है कि अगर आप बिना रुके ही एक ही मतलब कि एक ही बार में सारी बातें कह देंगे तो सुनने वाले को क्या कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बिना विराम चिन्ह का प्रयोग करके अगर आप कुछ भी बोलते हैं, हालांकि बोलने में तो यूज नहीं होता है, लिखने में ही होता है, तो कई बार क्या होता है कि अगर बिना आप विराम चिन्ह का प्रयोग करते ये कुछ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब आप कहना कुछ चाहते हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है। अगला है हम उचित स्थान पर रुक कर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब जहाँ पे रुकना है वहां पे थोड़ी देर रुकेंगे, जहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पे पूर्ण विराम है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, आप अगर उस चीज को बोलेंगे या लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अगर आप
जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके भावों में तो स्पष्टता आती है और आपका जो है वो प्रभाव भी बढ़ जाता है और वाक्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो ये था आपका विराम चिन्ह। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे रोको मत जाने दो, ठीक, ये आपका एक वाक्य है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए इस वाक्य में कहीं विराम चिन्ह नहीं है जिससे उसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। इसमें क्या है, आपका दो अर्थ प्रकट हो रहा है ना। पहले रोको, रोको मतलब उसको रोको मत जाने दो, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, रोको मत जाने दो मतलब उसको रोको मत, उसको जाने दो। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत है कि नहीं विपरीत है, इसीलिए कहा गया है कि विराम चिन्ह जो है वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करता है और भाषा को क्या बनाता है, सुंदर और प्रभावशाली भी बनाता है। ठीक है, अब देखिएगा परिभाषा। जैसे कि आप अभी तो आपने समझा कि विराम होता क्या है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम की अवस्था को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम की अवस्था को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो मेन आपकी विराम चिन्ह है उनको देख लेते हैं और समझ लीजिए वह कहाँ कैसे यूज होते हैं। ठीक है, पहला है आपका पूर्ण विराम और ये पूर्ण विराम का ये जो है सिंबल है। तो पूर्ण विराम सभी को पता है कि वाक्य के अंत में लगता है। तो देखिएगा वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि आपका जो प्रश्नवाचक का ये चिन्ह है और जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, इन दोनों को छोड़कर बाकी हर जगह क्या होता है, आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, पूर्ण विराम हुआ। ठीक है, दूसरा है आपका मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं, ये क्या हुआ आपका फिर पूर्ण विराम हुआ। अब देखते हैं दूसरा है आपका अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, ये है आपका कॉमा जो छोटा सा होता है जिसको हम बोलते हैं, ये इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम का डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है, कैसे कहाँ यूज होता है। अल्प विराम मतलब होता है थोड़ा रुकने के लिए, ठीक, यानी अल्प विराम का थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलते अथवा लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, ठीक है, तब इस चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। समझिएगा, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, तो जब किसी वाक्य में हमको थोड़ा रुकने के लिए थोड़ा रुकते हैं तो वहां पे हम अल्प विराम का यूज करते हैं। तो देखिएगा अल्प विराम का जो है चिन्ह इस तरीके से लगता है। ठीक है, अब देखिए इसका अलग अलग प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। पहला पहला नोट पॉइंट है, शब्दों को अलग अलग करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ढेर सारे नाम आपको एक साथ लिखने हैं, ढेर सारे सब्जियों के नाम, फल के नाम अगर लिखने हैं तो उनको एक साथ नहीं लिखते हैं ना, उसमें कॉमा के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि शब्दों को अलग अलग करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, राजू, रेखा, मोहन और रोहन बगीचे में खेल रहे थे। अगर हम ये जैसे राजू, राजू के बाद लगाया अल्प विराम, रेखा के बाद लगाया और मोहन के बाद क्या है, मोहन फिर और रोहन बगीचे में खेल रहे थे। अब देखिए सब्जी है, सब्जी वाला आलू, अरवी, परवल, टमाटर आदि बेच रहा है। तो यहाँ तीन चार नाम एक साथ आ रहे हैं, तो एक नाम के बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, आपका अल्प विराम लगाएंगे। अगला देखिएगा नोट नंबर 2, संबोधन के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे भाइयों और बहनों, ठीक, ये बोल रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक। दूसरा है जैसे मोहन तुम इधर आओ, संबोधन के लिए भी क्या करते हैं, हम विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। दूसरा है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंकज विद्यालय से आकर
शहर चला गया, है ना। एक सेंटेंस ये है आपका। दूसरा सेंटेंस ये है कि दोनों को जोड़ रहा है कि पंकज विद्यालय से आकर फिर शहर चला गया। अगला देखिएगा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने माताजी से पूछ लिया है। जैसे पहला सेंटेंस आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक दूसरे को जोड़ने का काम क्या कर रहा है आपका, अल्प विराम कर रहा है। जैसे तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने माताजी से पूछ लिया है। ठीक, अगला देखते हैं। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए आपका जो ये आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है, के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, अध्यापक ने बताया, मतलब इसके पहले भी हम क्या यूज करते हैं आपका, अल्प विराम का यूज करते हैं। अध्यापक ने बताया पृथ्वी गोल है। दूसरा, पिता ने पूछा, इस मतलब कि चिन्ह के बाद ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है उसके पहले भी आपका अल्प विराम लगता है। ठीक, अगला है समुच्चय बोधक से पहले। अभी तो हमने बताया, जैसे रोशनी बहुत अच्छी है किंतु उसकी माँ बहुत बेईमान है। ये जो आपका समुच्चय बोधक वर्ड है उसके पहले भी आपका कॉमा लगता है। ठीक, रोहन तेज दौड़ा लेकिन थोड़ा पीछे रह गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो है आपका अर्धविराम, उसको देख लेते हैं। ये है आपका अर्धविराम का सिंबल, इस तरीके से लगता है, फुल स्टॉप इंग्लिश वाला, और ये आपका अल्पविराम। ठीक, देखिए क्या होता है अर्धविराम। सामान्य तौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तथा दूसरे को कॉम ये वाला, जैसे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, जैसे चिन्हों से नहीं जोड़ा जा सकता, अतः वहां क्या होता है आपका अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे देखिएगा, अंग्रेजों के आने से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, फिर ये आपका अल्प अर्धविराम लगा, फिर भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। ठीक है, अगला देखिएगा चिन्ह कौन सा है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसको इस तरीके से इसका चिन्ह है ये। प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये तो सबसे इजी वाला चिन्ह है ना। बस कब छूटेगी, घर में कौन आया, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। मतलब जहां पे भी प्रश्न पूछा जाएगा, जहां आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखेंगे वहां पे आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए कितनी बार पूछा है, 2016 में भी, 17 में भी और 22 में भी। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं सभी को पता होगा। जो शब्द क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है ना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही क्या कहा जाता है आपका, क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है ना। दौड़ना क्या है आपका, क्रिया है। तो दौड़ने की विशेषता क्या बता रहा है, तेज, कि कैसे दौड़, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। यानी क्रिया की जो विशेषता बता रहा है उसी को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। सेकंड है, जैसे माता जी घूमने जा रही हैं, है ना। जाना क्या है आपका, क्रिया है। तो घूमने जा रही विशेषता बता रहा है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, फिर से समझ लीजिएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है आपका, क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपका जो गद्य शिक्षण है उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, उसका आपको वर्णन करना है। देखिएगा, हिंदी शिक्षण के गद्य तथा पद्य दो रूप हैं। आप सभी को पता है कि हिंदी शिक्षण में गद्य और पद्य दो रूप होते हैं, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से गद्य जो है आपका शिक्षण की विशेष महत्व है। गद्य जो होता है वो कहानी के रूप में होता है और पद्य जो होता है आपका कविता के रूप में होता है। ठीक है, देखिएगा, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला देखिए उद्देश्य क्या है, छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाना। यानी गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है उसका पहला उद्देश्य है कि छात्रों के जो है शब्द भंडार को बढ़ाना। ठीक, दूसरा है आपका छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों, वाक्य रचना आदि की जानकारी देना। ठीक है, अगला है छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान करना। अगला है छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना। अगला है आपका छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ये सब क्या है, गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला उद्देश्य देखिएगा,
छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक, अगला देखिएगा, छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला है आपका छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना। ये सब क्या है आपका जो है गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय लिखिए। मतलब जो बच्चे हैं उनमें उच्चारण के लिए आपको दो उपाय लिखने हैं, मतलब उनके उच्चारण सुधार के लिए आपको दो उपाय लिखने हैं। तो पहला उपाय क्या है, बच्चों के भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना। मतलब जो बच्चों के भावों के साथ भावों के अनुसार क्या करना है, आपको भाषा का प्रयोग करना है। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का निरंतर अभ्यास कराना। मतलब बच्चों को पढ़ने और बोलने के लिए क्या करना है, उनका अभ्यास कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। देखिए उच्चारण के क्या क्या भेद हैं, इसके भेद मतलब कि इसमें जितना है बहुत ज्यादा है, तो आपको एग्जाम में पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ 3-4 पॉइंट लिख देना है, हो गया। और एक चीज और समझिएगा, आपका जो सीरीज होता है ना, सीरीज में क्वेश्चन तो पूछा जो रहता है उसका आंसर तो दिया रहेगा, बाकी उससे संबंधित भी बहुत सारे आंसर दिए रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका सही है बस आपको एग्जाम में वही लिखना है। ठीक, ये नहीं कि आप इनको पूरा रट लीजिए, है ना, इतना आप रटेंगे, 1 घंटे का पेपर ही होता है तो आप कितना लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वो बहुत 5 पॉइंट बहुत ही इनफ है। देखिएगा, उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखते हैं। पहला है आपका, कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए तथा शिक्षक को उस अक्षर का स्वयं उच्चारण कर विद्यार्थियों से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। यानी बच्चों को जो है जब हम पढ़ाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या बताना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, यानी क कैसे होता है, कंठ से होता है। ठीक है, ये सब ज्ञान क्या करना है, विद्यार्थी को देना चाहिए। और शिक्षक को क्या करना चाहिए, जब कोई वो अक्षर बोले तो पहले टीचर क्या करे, स्वयं उसको बोले, उसके बाद विद्यार्थी क्या करेंगे, सॉरी, तो फिर विद्यार्थी क्या करेंगे, उनको सुन के फिर वो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका, श को हिंदी में श की तरह बोला जाता है और ख के रूप में नहीं। जैसे वर्षा, ये आपका जो इसको बोलते हैं आपका पेट फार ख बोलते हैं ना, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, श बोला जाता है, इस ख के रूप में नहीं बोला जाता, जैसे वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञ को ज्ञ के रूप में बोला जाता है, ज के रूप में नहीं बोला जाता। हाँ, जैसे ज्ञान। अगला देखिएगा, छ को कच्छ अथवा छ के रूप में बोला जाता है, ना कि ख के रूप में, से क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय। अगला देखिएगा, रक्षा, है ना। अगला है, री को री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु। चलिए ठीक है, इतना हो गया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस 4-5 पॉइंट लिख देंगे, उतना बहुत इनफ है। इतना टाइम नहीं है कि आपको सारा रूल अब समझाया जाए, कम समय में ज्यादा मार्क्स आपको ले आना है, तो इसी हिसाब से पढ़ाई करनी होगी, मेन मेन चीजें। देखिएगा, कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। या आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, या तो फिर कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके का है, बस थोड़ा घुमा के पूछा है। तो इसका कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है उसको देखते हैं। छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास करना। ठीक है, दूसरा है आपका, ज्ञान को आसान तथा रोचक रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, अगला है, छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। अगला है आपका, छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो। ठीक, अगला देखिएगा, छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। ये सब किसका है, कहानी का, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। अगला है आपका, छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का विकास करना। ठीक, नेक्स्ट है, छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर सुनाना। ठीक है, अगला है आपका, देखिएगा, छात्रों के साहित्य में रुचि का विकास करना। फिर छात्रों में विचार, कल्पना तथा
तर्क शक्ति को विकसित करना। अगला है आपका छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। अगला है छात्रों को शब्द सुक्ति, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराना। छात्रों में देश, जाति एवं धर्म के प्रति स्थायी भाव का विकास करना। अगला है छात्र को संवेगों एवं मनोवृत्ति का ज्ञान कराना। अगला है देखिएगा छात्रों को कहानी लेखन में रुचि का निर्माण करना। फिर लास्ट है छात्रों को अपना चरित्र निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। ये सब आपका क्या है कहानी शिक्षण के उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा गद्य एवं पद्य में अंतर। आपका ये क्वेश्चन 15 में भी पूछा गया है, 17 में भी और 2020 में भी पूछा गया है। तो गद्य एवं पद्य में अंतर पूछा है तो देखिएगा क्या है अंतर। साहित्य में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे के भावों एवं विचारों को बोध गद्य के द्वारा सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। ठीक है, जबकि पद्य में क्या होता है अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध भाव, रागात्मक, कल्पना तथा संवेदना से है। ठीक है, अब देखिए ये आपका था गद्य और पद्य के बारे में। समझिएगा जो गद्य होता है वो आपका क्या होता है कहानी के रूप में होता है। ठीक है, और पद्य जो होता है वो आपका पोयम के रूप में होता है। ये आपका जनरल है, इसको समझ लेंगे तो आ जाएगा। देखिए अब अंतर क्या है इसको समझिएगा। पहला है गद्य के वाक्यों में विराम के नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। अतः विराम चिन्हों के नियम गद्य में होते हैं, पद्य में नहीं। ठीक है, अगला है गद्य में लय की कोई विशेष भूमिका नहीं है, जबकि पद्य में क्या होता है पद्य में गति तथा लय की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, अगला अंतर देखिएगा गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है और जबकि पद्य की रचना में क्या होता है सदैव छंद जो होता है वह उसकी आवश्यकता होती है। ये आपका गद्य और पद्य में अंतर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। आपका जो वाचन में जो दोष होते हैं उनको किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं। तो 3 तरीके से दूर कर सकते हैं। पहला देखिएगा आपका आवृत्ति पुनरावृत्ति, दूसरा है आपका वातावरण परिवर्तन, तीसरा है आपका चिकित्सा विधि। ठीक है, देखिए आवृत्ति पुनरावृत्ति में क्या होता है इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। ठीक, यानी जैसे वाचन या पठन में कोई दोष है तो आप क्या करिए कि बच्चों को बार बार उसी को दोहरवाइए और पुनरावृत्ति मतलब फिर बार बार दोहराना या फिर अभ्यास कराकर उस उच्चारण संबंधी दोष को आप क्या कर सकते हैं उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा है आपका वातावरण परिवर्तन। ठीक है, बच्चे को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर तथा पठन संबंधी दोषों को निवारण किया जा सकता है। यानी देखिएगा मतलब बच्चों को जो भाषा सिखाई जाने वाली है उसके हेतु क्या करिए आप उस बच्चे को वातावरण उपलब्ध करा दीजिए तो उसके द्वारा भी क्या होता है पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। ठीक, अगला देखिएगा चिकित्सा विधि। यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या जन्मजात किसी कमी के कारण दोषों को क्या करते हैं चिकित्सीय उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी अगर किसी अंग की खराबी की वजह से या जन्मजात उसको कोई कमी है उन सब दोषों को क्या किया जा सकता है चिकित्सीय उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। तो औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखना है तो औपचारिक यानी फॉर्मल। तो आपका जो है औपचारिक पत्र 3 प्रकार का होता है, 3 वर्गों में विभाजित है। पहला है आपका प्रार्थना पत्र, दूसरा है आपका कार्यालयी पत्र और तीसरा है आपका व्यवसायिक पत्र। ठीक है, तो पहला प्रार्थना पत्र क्या है उसको देखते हैं। समझ लीजिएगा औपचारिक पत्र पहले होता क्या है। ये ऐसे पत्र होते हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है कि हम स्कूल में है ना कॉलेज में कार्यालय में
जो है निवेदन के लिए, शिकायत के लिए, इन सब के लिए क्या करते हैं, जो पत्र लिखते हैं उन्हीं को औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक क्या होता है, जिसमें हम अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, तो पहला प्रार्थना पत्र देखते हैं क्या होता है। इन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है। ठीक है, प्रार्थना पत्र में क्या किया जाता है, निवेदन या प्रार्थना की जाती है, जैसे अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के विषय में लिखे गए पत्र प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला देखते हैं कार्यालयी पत्र। इसमें क्या होता है, जो पत्र कार्यालयी कार्य हेतु लिखे जाते हैं, जैसे सरकारी अफसरों या अधिकारियों को, स्कूल कॉलेज के प्रधान अध्यापकों को, प्राचार्य को। ठीक है, इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र संपादक, पानी परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि को लिखे गए पत्र भी सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा कार्यालयी पत्र क्या होता है, जो पत्र कार्यालयी कार्य हेतु लिखे जाते हैं, जैसे सरकारी अफसरों को, अधिकारियों को, स्कूल कॉलेज के अध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। ठीक है, इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि को भी लिखे गए पत्र इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा व्यवसायिक पत्र क्या होता है आपका। व्यवसाय में, फिर से देखिएगा, व्यवसाय में सामान खरीदने बेचने तथा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए व्यवसायिक पत्र क्या होता है, व्यवसाय में क्या होता है, सामान को खरीदने बेचने तथा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका व्यवसायिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, इन पत्रों में क्या होता है, आपका दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है आपका कर्मधारय समास उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, देखिएगा, या तो फिर क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आएगा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल है ना, नील कमल, तो नीला कमल ये आपका क्या है, कमल संज्ञा है, और नीला क्या है, इसका विशेषण, सॉरी नीला क्या है, विशेषण है। तो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, आपका नीला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये सारे आपके कर्मधारय के जो है एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख वाली, यानी देखिए इसका जो है आपका क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। महापुरुष, पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है, महान है। पीताम्बर, पीला अंबर, अंबर कैसा है आपका, पीला है, विशेषता बता रहा है। लौह पुरुष, लौह जैसे शक्तिशाली पुरुष। ठीक है, नीलकमल, ये सब क्या है आपके जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला देखते हैं, देखिएगा इस समास में कभी कभी विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम पहले भी आ जाता है, जैसे मुख चंद्र, ठीक है, घनश्याम, चरण कमल, ठीक है, देहलता और नील गगन। ठीक है, ये सब क्या है, आपके कर्मधारय समास के जो है उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की जो है आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो संज्ञा सभी को पता है क्या होता है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव और गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे प्राणी में क्या आएगा, प्राणी में लोग आएंगे, है ना, उनका नाम जैसे राम, कृष्ण, राधा, हाथी, कोयल, तोता आदि, ये प्राणी हो गए। स्थान जैसे जगह का नाम, मैदान, ताजमहल, मुंबई, विद्यालय, घर आदि। ठीक, अगला देखिएगा, वस्तु में क्या आएगा, पुस्तक, मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, पंखा, दूध, फल आदि। और भाव और गुण में क्या आएगा, कड़वाहट हो गया, साहस हो गया, मिठास हो गया, पराक्रम हो गया, धैर्य हो गया, बुढ़ापा, बचपन आदि। ठीक है, ये सब क्या है आपका
संज्ञा का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर देना है। तो देखिएगा अंतर क्या है। जहां एक वाक्य की पूर्ति होती है वहां पे क्या होता है, आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशाल पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अगला देखिएगा। जबकि आपका अल्प विराम क्या होता है, जब वाक्य में पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर तक रुकना होता है तो आपका क्या यूज होता है, अल्प विराम यूज होता है। जैसे मैं आपका मित्र नरेश आपसे मिलने आया हूँ। ठीक, अगला देखते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द शब्द के क्या होता है, पहले लगता है। ठीक, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद लगता है। ठीक है, जैसे अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा पहले। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे धन, धन के बीच बाद में क्या लगा है आपका, वान लगा है ना, तो धन वान। ठीक, ये वान क्या है, आपका प्रत्यय है। वान को धन के पश्चात जोड़ दिया गया है। ये देख लिया आपने। अब देखिए उपसर्ग में क्या होता है, शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। यानी उपसर्ग में क्या होता है, पहले जोड़ा जाता है। तो देखिए गामी से पहले अनु जोड़ देंगे तो अनु आपका क्या है, उपसर्ग है। तो आपका क्या हो जाएगा, अनुगामी बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लीजिए। कहानी शिक्षण क्या है, किस लिए उपयोगी है, इस पे क्या करना है आपको, उसकी उपयोगिता लिखनी है कि कहानी शिक्षण क्यों उपयोगी है। तो देखते हैं। पहला है आपका, कहानी छात्रों को क्या करता है, गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करता है। कहानी के फॉर्म में अगर कोई चीज रहती है तो बच्चे इंटरेस्ट लेके क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। दूसरा, कहानी शिक्षण द्वारा छात्रों को क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। अगला देखिएगा। कहानी शिक्षण से छात्र के ज्ञान की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है कहानी अभिव्यक्ति सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का भी क्या करता है, छात्रों में विकास करता है। फिर अगला देखिएगा। कहानी के द्वारा क्या होता है, छात्रों की कल्पना शक्ति को भी विकसित करते हैं। ठीक, अगला देखिएगा। कहानी जो होता है मनोरंजन का क्या होता है, ये एक साफ सुथरा साधन है। यानी कहानी जो होता है आपका मनोरंजन का भी ये साधन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए 16 में भी पूछा गया है, 18 में भी और 19 में भी। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बन के आएगा, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। देखिएगा मौन वाचन क्या होता है। मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं में स्पष्ट है। यानी मौन का अर्थ क्या होता है, बिना ध्वनि की, यानी चुपचाप। अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि वह क्या पढ़ा सॉरी वह क्या पढ़ रहा है या फिर क्या पढ़ा जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। यानी मन में पढ़ना ताकि कोई सुने ना या उसको पता न चले आप क्या पढ़ रहे हैं, यही क्या होता है, आपका मौन वाचन होता है। ठीक है, यह क्या होता है, सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। सस्वर क्या होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, सस्वर वाचन है। ठीक है, यही जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जब आप अपने मन में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका मौन वाचन हो जाएगा। अब देखिएगा मौन वाचन की आवश्यकता क्या है। पहला है आपका, मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन स्वगत से कर सकते हैं। मतलब मौन वाचन में सभी बच्चे क्या करते हैं, आराम से अपने मन में जो है पढ़ सकते हैं बिना किसी को एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। ठीक है, दूसरा देखिएगा। यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य अथवा वाक्यांश छात्र की समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या होता है, तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न छात्र कर सकते हैं जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश उसकी समझ में ना आ जाए। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने मन में ही क्या करता है, बार बार चीजों को पढ़ता है और समझता है। ठीक है, और इसमें भी किसी को डिस्टरबेंस किसी प्रकार की नहीं होती है। अगला देखिएगा। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें जो है आपको एक तरह से छोटा ए से लिखना है, यानी छोटा निबंध लिखना है। तो टॉपिक आपको क्या दिया गया है? गणतंत्र दिवस दिया गया है, लेखन एवं पठन क्षमता का विकास दिया गया है, पुस्तकालय दिया गया है, खेल कूद की उपयोगिता, या किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर आपको इनको अपने शब्दों में लिखना है। सबसे पहले है गणतंत्र दिवस पे जो है लेख लिखना है। तो सबसे पहले देखिए गणतंत्र दिवस क्या होता है, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, उसी दिन से अंग्रेजों के विरोध तथा दमन करने पर भी प्रतिवर्ष यह दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया गया। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से अपने द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप शासन को स्वतंत्र हुआ। ठीक है, 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र की यह व्यवस्था लागू हुई थी, इसलिए यह पवित्र दिन गणतंत्र दिवस कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली वीरों का स्मरण दिलाता है। विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत का दर्शन कराती है। राष्ट्रपति का संदेश राष्ट्र निर्माण में जुट जाने की प्रेरणा देता है, और गणतंत्र दिवस संकल्प एवं प्रतिज्ञा का दिवस है। यह दिवस हमें देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देता है। इस दिन हमारे हृदय में बस एक ही स्वर गूंजता है। ठीक है, वो क्या है? जिए तो सदा उसी के लिए, यह अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। ठीक है, ये है आपका जो है गणतंत्र दिवस के बारे में। अब देखते हैं खेल कूद के बारे में, देख लेते हैं खेल कूद की क्या उपयोगिता है। ठीक है, विज्ञान ने समस्त विश्व को घर आंगन बना दिया है, अतः अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है। इन खेल कूदों का अपना एक महत्व है, आपस में मैत्री भाव बढ़ाता है, एक दूसरे को पहचानने के अवसर मिलते हैं, संस्कृत का संस्कृति का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ज्ञानवर्धन के अवसर आते हैं। खेल जीवन में अनुशासन की महत्ता सिखाता है, क्योंकि हर खेल में अनुशासन का क्या है? विशेष महत्व है। ठीक है, हर खिलाड़ी क्या होता है? अनुशासित रहता है। स्वास्थ्य और खेल का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने से अच्छा है कि उन्हें खेल के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, इससे जहां शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, वहीं मस्तिष्क भी सही रहता है। मानसिक कुंठाओं से मुक्ति मिलती है, जो आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज मानव व्याधियों के साथ साथ मानसिक रोगी भी है। खेल कूद एक ऐसा साधन है जिससे मानव का विकास होता है, साथ में मनोरंजन का भी। खेल कूद अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण योग देते हैं। खेल कूद से विकसित हुई जिंदादिली की भावना जीवन संग्राम से जूझने की शक्ति देती है। खेल कूद से शक्ति मिलती है, उल्लास मिलता है, जिंदादिली मिलती है, इन्हीं में जीवन का रस है। ये था आपका खेल कूद के बारे में। अब हम देख लेते हैं लेखन एवं पठन क्षमता का विकास। तो शिक्षकों को बच्चों के लेखन एवं पठन क्षमता का विकास करना चाहिए। इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ती है। बच्चों में लेखन एवं एवं पठन के विकास के लिए बच्चों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करना चाहिए, जो कि बोल बोलकर लिखने से होता है, क्योंकि बच्चा वही लिखता है जो बोलता है। इसलिए पढ़ाते समय बच्चों को शब्दों का ज्ञान कराकर उसका उच्चारण बोध कराना चाहिए। इससे
सही पढ़ने के साथ साथ लिखने में सही शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। बालकों को अच्छा लिखने की प्रेरणा देने हेतु यह अच्छा होगा यदि बालक अपनी लिखावट के संबंध में स्वयं ही निर्णय दे, तो इससे बालकों को अपने लेख एवं सुधार बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये था आपका लेखन के ऊपर। अब हम देखते हैं पुस्तकालय। ठीक, पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। इस इसमें विविध विषयों पर अनेक विद्वानों के द्वारा लिखित पुस्तकों का विशाल संग्रह होता है। यानी आपकी जो लाइब्रेरी है वहां पे हर एक राइटर के द्वारा लिखी गई बहुत सारी बुक्स होती हैं। निर्धन व्यक्ति भी पुस्तकालय में विविध विषयों की पुस्तकों को अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुस्तकालय में उच्च कोटि के ग्रंथ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें घर पर पुस्तकें लाने की इनका सदस्य बनना पड़ता है। यानी अगर आपको लाइब्रेरी से बुक ले आना पड़ेगा तो उनको वहां पे आपको क्या होना है, लाइब्रेरी में आपको वहां पे सदस्य बनना होगा। ठीक, आपको मेंबर बनना होगा। कुछ जमानत राशि जमा की जाती है जो पुस्तकें जमा करने पर लौटा दी जाती है। यानी आपको जब बुक ले आना है तो वहां पे आपको कुछ राशि जमा करनी पड़ती है। जब आप बुक वापस करेंगे तो आपको वो पैसे वापस दे दिए जाएंगे। पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण अंग वाचनालय होता है। वहां दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, देखिएगा, पुस्तकालय मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये ज्ञान विज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान विज्ञान, कला और संस्कृति के प्रसार केंद्र होते हैं। पुस्तकालय ज्ञान पिपासा की शांति का सर्वोत्तम साधन है। सुयोग्य नागरिकों के चरित्र निर्माण एवं समाज के उत्थान हेतु पुस्तकालयों के विकास के लिए सतत प्रयत्न किया जाना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालयों में संग्रहित पुस्तकों के माध्यम से ही हम अपने पूर्वजों की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए नियमित रूप से पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना हमारे आचरण का आवश्यक अंग होना चाहिए। ये था आपका 4 टॉपिक जिसपे हम लोगों ने अच्छे से जो है बताया आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, किन्हीं 3 समास के नाम तथा उन्हीं के एक एक उदाहरण लिखिए। पहला है आपका, पहले समझ लेते हैं समस्त सॉरी होता क्या है ये समास। तो समस्त या सामासिक पद को पुनः पृथक पृथक करके विभक्ति चिन्हों आदि सहित दर्शाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल का विग्रह क्या होगा, गंगा का जल। तो पहला समास है आपका अव्ययी भाव समास। तो इसका उदाहरण है यथाशक्ति का, यथाशक्ति। ठीक, इसका विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। ठीक, अगला है आपका तत्पुरुष समास। उसका उदाहरण देखते हैं जनप्रिय, यानी जन को प्रिय। ठीक है, अगला है आपका बहुब्री समास का उदाहरण। तो बहुब्री में क्या है आपका नीलकंठ, यानी क्या है, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूतकाल एवं भविष्य काल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। भूतकाल और भविष्य काल में क्या करना है आपको, अंतर लिखना है, वो भी उदाहरण के साथ। तो भूतकाल क्या है पहले देख लेते हैं। भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रिया विद्यालय से चली गई, ये क्या है आपका भूतकाल है। इस वाक्य में चली गई क्या है, भूतकालिक क्रिया है। इससे ज्ञात होता है कि विद्यालय से जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका भविष्य काल कहलाएगा। जैसे कल जयपुर से मेरा भाई आएगा, तो ये क्या है, भविष्य काल की बात हो रही। ठीक है, देखिएगा इस वाक्य में क्या है, आएगा क्या है, भविष्य काल की क्रिया है। इससे क्या ज्ञात होता है कि वह अगले दिन आने वाला है। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, इत्यादि। ठीक, अगला है देखिएगा, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी दर्शाइए। ठीक है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिएगा क्या क्या है आपका, अल्प विराम है ये, अर्ध विराम,
पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विषयम विस्मयादि बोधक चिन्ह, इकहरा अवतरण, दोहरा अवतरण, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, लोप निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये है आपका हंस पद और ये है आपका विवरण चिन्ह। ये है आपका 12 तरह का चिन्ह होता है। इसका नाम याद करिए और इसका सिंबल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास के दो उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से बनता है, जैसे माता पिता भाई बहन घर संसार। ठीक, समास की परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द और इस मेल की क्रिया को समास कहा जाता है। ठीक, अब बहुब्रीहि समास देखिएगा, इसका उदाहरण, जहां दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान न हो एवं अर्थ की दृष्टि क्या हो, कोई अन्य अन्य पद प्रधान हो। ठीक, वहां क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यानी जो कहा जाता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि उसका अर्थ कोई तीसरा निकलता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, तो लंबोदर में क्या है, लंबा उदर, तो लंबा क्या है, लंबा उदर, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, गणेश। यानी दोनों प्रधान ना होकर उसका तीसरा अर्थ आपका क्या निकल रहा है, गणेश। ठीक, जैसे आप देखिएगा चतुरानंद। ठीक, इसमें चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो ये क्या है, दोनों आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो संबंधवाचक विशेषण वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस, जिन आदि। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगला एग्जाम्पल है, जो जागता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। तो इसमें जो और जिसका क्या है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दो अथवा दो से अधिक सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ व्यक्त होता है उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्द के क्या करने हैं, दो दो पर्यायवाची लिखने। तो उपकार का पर्यायवाची क्या होता है आपका, अनुग्रह और कृपा। अनुपम का क्या होता है, अनूठा और अनोखा। ठीक है, उपेक्षा का क्या होता है, उपहास और तिरस्कार। ठीक है, खग का क्या होता है, चिड़िया और पंछी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है? मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। विलोम शब्द विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, ऐसे युग्मों को कहा जाता है विलोम शब्द। ठीक, जैसे मुक्ति का बंधन, वादी का प्रतिवादी, लौकिक का अलौकिक, संयोग का वियोग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, तो पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको देखते हैं। वर्तमान युग तकनीकी का युग है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लेखन क्या है, एक कला है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। ठीक है, प्राचीन कला में पत्रों द्वारा ही संवाद स्थापित किया जाता था। पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता था। यानी पुराने समय में पहले क्या था, संवाद यानी बातचीत का जो मतलब कि रास्ता था या व्यवस्थाएं थी वो पत्रों के द्वारा होती थी। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कही जा सकती थी और ना ही किसी भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकती थी। यह केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, ये था आपका हिंदी का पार्ट 1। लगभग हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया है। अब जो है पार्ट 2 का जो सीरीज आएगा उसमें भी हम लोग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे। तो आपका हिंदी का सीरीज जो है अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से रिवीजन करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, बार बार रिवीजन करिए चीजों को। आपका सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ 7 ही सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप चाहें तो अच्छे नंबरों से अभी भी पास हो सकते हैं इन 10 दिनों में। क्या करिए इसके लिए, एक रणनीति ये है कि आप जो है बहुविकल्पी
और लघु उत्तरी अच्छे से पूरा याद कर डालिए। बार बार हमारे वीडियोस को देखिए, सीरीज को देखिए, फिर अपनी बुक में जो आपकी जो सीरीज है उसको रिवाइज करिए, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एग्जाम तक। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए क्लास में बने रहिएगा ऐसे ही। और नए हैं अगर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए फिर पढ़ाई स्टार्ट रखिए आप अपनी। ओके, थैंक यू।